कच्चिन्नो भयविभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मणः पथि। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के बाद रविवार के कार्यक्रम में, जहां मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं विभिन्न राशि, जिसमें से आज सिंह राशि वालों के लिए यह बात बताऊंगा कि उनकी कुंडली में पीसीएस सेवाओं में जाने के कितने योग बन रहे हैं, ग्रह की अनुकूलता और प्रतिकूलता कैसी है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए गीता जी के 6ठे अध्याय के 38वें श्लोक का अर्थ बता देता हूं। बताता हूं। अर्जुन ने यहां भगवान से पूछा है, हे महाबाहो, जो संसार में और संसार की माया से रहित है और परमात्मा के प्राप्ति के लिए जो मोहित है, अर्थात विचलित नहीं है या विचलित है, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बादलों की तरह वो छत विछत हो जाता हो या नष्ट हो जाता हो। मतलब सीधा सा इसको ऐसे समझा दूं अगर, कि हमारे सामने तमाम प्रकार की ऐसी कई वस्तुएं होती हैं जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमारे मार्ग में रोड़ा बन सकती हैं। अब जैसे ये है कि आप ये प्राप्त करना चाहते हो या फिर ये स्वयं परमात्मा का द्वार जो खुला है वो प्राप्त करना चाहते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों में से बीच में जाकर के अपना मार्ग जो है वो भटक जा रहे हैं। कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप संतुलन कितना बना पा रहे हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आपने जो लक्ष्य चुना है उसके प्रति आपकी दृढ़ता और आपके दृढ़ प्रतिज्ञ होने का भाव कितना मजबूत है कि मुझे पाना ही पाना है। ये इस श्लोक का अर्थ हो सकता है। अब आइए आपको सीधे मैं विषय पे लेके आता हूं, जहां ये एक कुंडली आई थी मेरे पास। अभी कल परसों की ही बात है। कोई जातक मुझे कुंडली भेजते हैं और वो कहते हैं, पंडित जी मुझे बता दो कि मैं आईएएस बन सकता हूं कि नहीं बन सकता हूं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, देख लेता हूं। तो अब इत्तेफाकन कि आज की राशि जो है वो इसके पहले मैंने चर्चा कर रखी है, मेष वृष मिथुन कर्क, 4 राशियों के लिए पीसीएस सेवाओं में, जैसे राज्य लोक सेवा आयोग जितनी भी परीक्षाएं निकली हैं, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो या फिर बिहार के लिए हो और भी बाकी राज्यों के लिए, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि आईएएस वगैरह के लिए, तो मैंने ये कुंडली ले ली। और इत्तेफाक देखिए कि व्यक्ति का मतलब एक प्रभाव कितना बढ़िया कि चंद्रमा सिंह राशि में ही बैठे हैं और मेरी बारी भी सिंह राशि ही बताने की थी। तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया है कि आप अपनी कुंडली देख लेना भाई साहब। आपकी कुंडली जो है वो सामान्यतः तो कई बार बहुत विलंब हो जाता है, लोगों को कई बार नहीं मिल पाती है, पर ये मिल गई बात कि जो मुझे बताना था जातक की कुंडली उसी राशि की है। पर ये इससे आपको स्पष्ट एक व्यू मिल जाएगा कि आखिर कौन सी बात होती है जो किसी भी जातक को बना सकती है आईएएस, आईपीएस या फिर पीसीएस सेवाओं के लिए उसकी कुंडली प्रबुद्ध हो जाती है। यहीं पे अब आपको बता ही देता हूं सबसे पहले कि कैसे स्थिति बनती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, बन के रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप सिंह राशि के नहीं हो तो आपके लिए यह कार्यक्रम उपयोगी नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि आप अगर सिंह राशि या सिंह लग्न के नहीं है तो यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी नहीं है। ये आपके लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना किसी मीन लग्न वालों के लिए है या जितना किसी सिंह लग्न वालों के लिए है, क्योंकि वस्तुतः मैंने इसको जैसे प्रस्तुत करने का काम शुरू किया है वो सबके लिए बराबर ही देखने लायक हो जाता है। मैं आपको सबसे पहले इनकी कुंडली दिखा दूं। ये किसी की भी कुंडली हो, मान के चलिए मैंने ऐसे ही एक कुंडली बना ली। यहाँ पे 3 नंबर लग्न में लिखा है, पर आपको दरअसल ये देखना है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर में बैठे हैं क्या। जैसे इनकी कुंडली में चंद्रमा 5 नंबर में ही बैठे हैं, सिंह राशि की ये कुंडली बनती है। लग्न मिथुन का बनता है, ये लग्न कहा जाता है, लग्न ही शरीर है। तो यहाँ पे जातक जो गौर करने की बात है, तो शुक्र, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक साथ सिंह राशि में ही बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति पद की इच्छा रखेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शुक्र 5 नंबर की राशि में बैठेंगे और शुक्र सिंहासन होते हैं, सूर्य स्वयं राजा होता है उस सिंहासन पर बैठने वाला, और चंद्रमा स्वयं उसका मन है। तो पराक्रम में यहां पे अगर हम इस कुंडली की सिंपली बात करते हैं, तो अगर जन्म कुंडली में कहीं भी सूर्य और चंद्रमा
ध्यान से समझने की बात है, कहीं भी सूर्य और चंद्रमा अगर एक साथ दशम स्थान के अलावे कहीं भी बैठे हों तो वो उस भाव को कमजोरी दे देते हैं। ये एक अच्छी या बुरी, इसे जो भी कहा जाए, कहा जा सकता है। तत्पश्चात ये बात समझने में आती है कि व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य, चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हैं तो डेफिनेटली व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी है। और अगर हम इस बात पे विचार करते हैं कि बुध और मंगल, तो व्यक्ति की कुंडली में बुध जो चतुर्थ स्थान के अधिपति हैं वो मंगल के साथ बैठे हैं जो कि प्रतियोगिता भाव का अधिपति है। अब गौर करिए, आपकी कुंडली में अगर आपकी, हाँ जी आप ही की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर आपकी कुंडली में छठे स्थान के अधिपति अगर चतुर्थ स्थान से बैठे हों या चतुर्थ स्थान के अधिपति के साथ बैठते हों तो यहां ये व्यक्ति के जीवन में सरकारी नौकरी का प्रबल योग बना देते हैं और व्यक्ति प्रतियोगिता परीक्षाओं को जीतने वाला और प्रतियोगिता परीक्षा अच्छे और आला दर्जे का, उत्तम और बड़े लेवल की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता का योग निर्धारित कर देता है, अगर मेहनत से व्यक्ति का मन न हटे तो। क्योंकि यहां अमावस्या दोष लगा है जो व्यक्ति के मन और मस्तिष्क को असंतुलित कभी कभी कर सकता है। हमारी चर्चा उस पे नहीं है कि कैसी स्थितियां बन रही हैं, मुझे सिर्फ यह देखना है कि जातक की कुंडली में कैसे योग रहेंगे तो वो पीसीएस सेवाओं में भर्ती में शामिल हो सकता है या उसकी परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं, राहु यहां तुला के बैठे हैं, ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। मतलब ये अगर सम राशि के राहु बैठेंगे तो जातक की कुंडली को प्रबलतम स्थिति में ले जाकर के बब्बर बना देंगे और बेहतर पोजीशन में ले जाकर के स्थापित करने का योग बनाएंगे। गौर करने की बात और भी है कि सप्तम स्थान के अधिपति जो हैं इनकी कुंडली में छठे भाव में बैठे हैं। ये आर्थिक पक्ष को तो मजबूती देने के साथ साथ गुरु अगर अपनी राशि की तरफ बढ़ रहे हो या मित्र की राशि में, और साथ ही साथ अगर गौर करें तो अष्टम छठे भाव के अधिपति मंगल चतुर्थ स्थान में बैठ करके व्यक्ति की कुंडली में नौकरी, और साथ ही साथ गुरु यहां से बैठ करके अपनी राशि को पांचवी दृष्टि से देख रहे हैं, यानी कि व्यक्ति का कर्म क्षेत्र कभी भी प्रभावित नहीं है बुरे तरीके से। ऐसा इसलिए क्योंकि गौर करिए, मैंने एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें यह बात कही थी कि मंगल और सूर्य की दृष्टि अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान पे बनती हो या जाती हो तो व्यक्ति आसानी से और अगर थोड़ा बहुत मेहनत कर ले तो निसंदेह उसके भाग्य का बल और उसके कर्म का फल मिल जाता है। गौर करिए, बुध स्वग्रही होकर के भाग्य भाव को देख रहे हैं, उच्च का बुध भद्र योग लगाएगा, मंगल यहां सरकारी नौकरी का योग पैदा कर रहे हैं, गुरु उस भाव के अधिपति होकर के उसे देख रहे हैं। जो कौन है ये मंगल जो देख रहे हैं वो कौन देख रहे हैं? आपकी कुंडली को समझने का प्रयास करिए कि अगर आपकी कुंडली में लाभ भाव के अधिपति, ये जहां 1 नंबर लिखा है इसे लाभ भाव कहा जाता है, अगर यहां के अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान में बैठ रहे हैं तो ये महाभाग्यशाली योग होता है। तो लाभ के अधिपति, इसे सभी प्रकार की चीजों के प्राप्त होने का भाव भी कहा जाता है। जो भी आप जीवन में प्राप्त करते हो वो एकादशवें भाव से और द्वितीय भाव से देखा जाता है। अगर इन भावों के अधिपति मजबूत होकर के बैठे हो या केंद्र या त्रिकोण से अगर इनका संबंध बनता हो तो निसंदेह व्यक्ति की इच्छा और उसके आकांक्षा की पूर्ति हो जाती है। क्लियर हो रही हैं चीजें? तो लाभ के अधिपति चतुर्थ में बैठ करके दशम को देख रहे हैं, अपने मित्र की राशि को। यहां के अधिपति स्वयं गुरु की पांचवी दृष्टि यहां पड़ रही है। गुरु जहां बैठते हैं वहां से 5 घर आगे गिनिए, वहां पे उनकी दृष्टि जाएगी। मतलब वो ग्रह वहां जहां बैठा है वहां का तो फल करेगा, तो प्रतियोगिता भी करेंगे लेकिन सफलता भी देंगे और कैरियर को एक सही दिशा भी देंगे। इस जातक की कुंडली को समझते हैं। मैंने ये बात कही है, इत्तेफाकन मेरे पास कुंडली आई थी और मैंने इत्तेफाक से इसको शामिल भी किया है। मुझे बनाना भी था सिंह लग्न की कुंडली का इंतजार भी था और वो व्यक्ति सिंह लग्न का ही निकला। ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है और ये कैसे सिद्ध हो जाती है बात कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? सोच के देखिए, एक व्यक्ति अनजाना सा, जिसे ना तो मैं जानता हूं ना तो मैं उसे जानता हूं, बिल्कुल भी नहीं जानता, वो व्यक्ति व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करता है, पंडित जी मुझे बता दीजिए क्या मैं आईएएस बन जाऊंगा? मैंने कहा आपकी कुंडली में देख लूंगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं ऐसा करता हूं। और आपको एक बात और भी बता दूं तो दरअसल मैं इकलौता ऐसा ज्योतिषी हो सकता हूं जो सामने से सबसे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और फोन पे यूं बात करता हूं। बहुत कम लोग ऐसे हैं, मेरे यहां ऐसा नहीं होता। तो मैंने इनकी कुंडली देखी और इनसे पहले मैंने एक छत्तीसगढ़ की किसी लड़की की कुंडली देखी थी, कोई ऋचा तिवारी है, सोचा था कि उनकी भी कुंडली शामिल कर लूंगा, पर उनकी कुंडली में सवाल उनका दूसरा था।
उनका सवाल था कि मैं एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर सकती हूं कि नहीं, क्या योग है। पर जब इनकी कुंडली डाल करके देखी तो मुझे वो जो चाहिए था वही मिल गया। सिंह लग्न की मुझे कुंडली चाहिए थी, सिंह राशि की, वहां सिंह राशि बन रही है, यहाँ पे चंद्रमा सिंह राशि में बैठे हैं। और देखिए भाग्य कैसा है कि भाग्य भाव में शनि स्वग्रही होकर के बैठे हैं कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में। इसका मतलब है कि व्यक्ति का भाग्य उसके साथ है, क्योंकि इसका अधिपति यहीं बैठा है। अगर 11 नंबर की राशि में, यार गौर करिए, मैंने पिछले 4 जो चैप्टर बनाए हैं, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, उसमें क्या बात कही है, लग्न का अधिपति लग्न में बैठा हो या वो स्वग्रही होकर के बैठा हो तो व्यक्ति पीसीएस सेवा में या आईएएस के तरफ मुड़ सकता है। दरअसल इनकी कुंडली में पीसीएस के योग बड़े अच्छे हैं। गुरु अगर और भी अच्छे हो जाते, अगर यहां वो छठे भाव में नहीं बैठे होते तो आईएएस लेवल की तैयारी भी व्यक्ति कर सकता था और उसमें चयन होने में व्यक्ति को मुश्किलें नहीं आती। लेकिन निस्संदेह यहां पे मंगल और बुध के संयोग होने से व्यक्ति विदेश सेवा से और कई बार जो खुफिया विभाग जो होता है उस क्षेत्र से जुड़ करके और कई बार सीबीआई आदि के क्षेत्रों में भी जाने के योग्य इसकी स्थिति बनती है। तो बुध भद्र योग लगा रहे हैं। मंगल यहाँ पे राजनीति के जो कारक होते हैं वो छठे भाव के अधिपति होकर के सरकारी नौकरी दे रहे हैं। तो समस्या कहाँ है इस कुंडली में? समस्या है सूर्य और चंद्रमा का यहाँ बैठना। अपने पराक्रम पे व्यक्ति को हमेशा ही भरोसा करना होगा, तब जाकर के सफलता मिल जाएगी। दशम स्थान के अधिपति दशम स्थान को देख रहे हैं, कार्य में बाधाएं भी उपस्थित हो सकती हैं। पिता नौकरी में हो सकते हैं या पिता का काम थोड़ा बहुत बाधित हो सकता है, लेकिन आपका भाग्य आपके साथ है। और केतु यहां मेष राशि के बैठे हैं जो मंगलवत होते हैं। राहु तुला की राशि में बैठे हैं जो सम राशि होती है। ऐसी स्थिति में जातक को अगर मैं संपूर्णतया कहूं तो व्यक्ति को टोटल तरीके से प्रयास करना चाहिए। उसकी कुंडली में पीसीएस और आईएएस बनने के योग हैं, आईएएस से ज्यादा पीसीएस के। दूसरी बात, ये कुंडली तो यहां तक। अब इनके लिए अगर मान लीजिए मैं सिंह राशि की बात करता हूं तो गोचर की स्थिति कैसी है, तो एक एक ग्रह को समझिए। सिंह राशि लग्न में बनी, लग्न से दूसरे भाव में बुध अपनी ही राशि के बैठे हैं, यानी कि सिंह राशि की कुंडली अगर बनती हो और आपकी कुंडली में बुध अगर स्वग्रही होकर के बैठे हों, जैसे कि यहां ये 6 नंबर की राशि कन्या राशि होती है, उसके अधिपति बुध होते हैं और वो बैठे हैं, इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में अभी बुध प्रबल हैं और अच्छे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति की एक्सप्लेनेशन की जो पावर है, कैपेसिटी है, वो उसके साथ है। उसकी बुद्धि की स्थिति और बुद्धि लब्धि क्षमता की स्थिति बहुत मजबूत है, वो आगे बढ़ सकता है। सूर्य और मंगल जन्म कुंडली में सूर्य जहां नीच के गोचर कर रहे हैं, ये अभी 17 अक्टूबर नवंबर को बदलेंगे, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और वो वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। 1 महीने तक सूर्य एक राशि में रहते हैं। मंगल के साथ वो पराक्रम भाव में सिंह राशि वालों के लिए ये पराक्रम का परिणाम और व्यक्ति को ढाढ़स, हिम्मत, साहस देने वाला बना रहे हैं। पर एक बात जो सबसे ज्यादा समझने वाली है कि अगर लग्न के अधिपति ही नीच के हो जाएंगे या राशि का अधिपति ही नीच राशि में गोचर कर रहा है, इसका मतलब है कि आत्मबल कमजोर भी हो सकता है। आपको उस पे काम कर लेना चाहिए। उसके लिए आपको नित्य प्रतिदिन सूर्य की आराधना में उसे जल अर्पित करना सबसे बड़ा काम हो सकता है। तांबे का छल्ला आप धारण कर सकते हो, या उसके बाद अगर हो सके तो तांबा, पीतल आदि इन सभी वस्तुओं का, तांबा और पीतल विशेषतया इन सभी प्रकार के वस्तुओं का इस्तेमाल अपने निजी जीवन में ज्यादा से ज्यादा बार कर सकते हैं। उनके बर्तनों में रख करके आप पानी पी सकते हो, पीतल के बर्तनों में भोजन परोस और खा सकते हैं। उसके बाद अपने भोजन में शहद का इस्तेमाल ज्यादा करने का प्रयास करिए। ज्यादा मत ले लेना, नहीं तो बीमारी ही हो जाए। तो ज्यादा नहीं, मतलब एक संख्या में या एक यूनिट आपको उसकी जरूर ले लेनी चाहिए। गुड़ का, शहद का, चने की दाल का, इन सब चीजों का इस्तेमाल आपको ज्यादा करना चाहिए। ये तब तो है भाई, आप अगर रह करके, मैंने इनका नाम जो है वो एस्पिरेंट रखा है। वो एक आई थी ना वो फिल्म, वो मैंने भी देखी थी, मेरे भाई साहब दिखाते हैं मुझे। अभी मुझे उन्होंने दिखाया, वो एक असुरन दिखाया है, मैंने अभी वो देखी है हाल ही में। वो असुरन मूवी मैंने देखी, आप लोग भी जा करके देखिए। उसे अवार्ड मिला है, उसे पुरस्कार मिला है धनुष को। उसके जो एक्टर हैं बड़ी अच्छे किरदार में उन्होंने अपने आप को ढाला है। आप लोगों को भी जरूर देखना चाहिए। तो ये स्थिति है। तो एस्पिरेंट इनका नाम मैंने रखा है। तो ये स्थिति यहां बनती है। तो यानी कि सूर्य, आप जिस राशि के हो ना भाई साहब, उस राशि का अधिपति दरअसल अभी नीच राशि में गोचर कर रहा है। वो आपके मन को ठंडा भी रखेगा
उत्साह को कम भी करेगा, पर आपको कूल भी रख रहा है, आपको कूल भी बना रहा है। तो आप इसका एक सही तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके आत्मबल को कमजोर भी कभी कभी करेगा। हो सकता है कि परिणाम प्राप्त न हुआ हो सकता है प्री की जो परीक्षाओं का परिणाम आया हो, जैसे अदिति वाजपेयी हैं एक, उन्होंने लिखा है कि मेरे परीक्षा का परिणाम आया है पर वो मेरे अनुकूल नहीं रहा, मेरी उसमें परीक्षा नहीं। कोई बात नहीं है, आप हो, परीक्षाएं हैं और समय भी है और वक्त भी है, तो फिर घबराना क्या है? आप हो ना, बस आप अपना साथ ना छोड़ना। फिर तो परीक्षा है। अरे भाई, पूछने वाले जो हैं वो एक सिलेबस में ही पूछेंगे, पर आपके पढ़ने का दायरा बड़ा विशाल है, आप उस दायरे को बढ़ा लो, निस्संदेह आप जीत जाओगे। तो ये स्थिति बनती है। तो सूर्य और मंगल आपको साहसी पराक्रमी बनाने के साथ साथ उसको कई बार बैलेंस करने में गड़बड़ा रहे हैं। तो बस बैलेंस कर लीजिएगा कि कैसे एक प्राइवेट लाइफ को पब्लिक लाइफ से मैच करके उसमें संतुलन कैसे बनाना है, ये आपको करना होगा। मतलब कहने का है कि सूर्य को अर्घ, पीले पुष्प की माला और सुबह सुबह जल्दी जग करके सूर्य का दर्शन, ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कुंडली में अगर केतु, तो वृश्चिक राशि के केतु, राहु उच्च के, ऐसी स्थितियां जो होती हैं वो व्यक्ति को बब्बर बनाती हैं। और कर्म क्षेत्र के लिए ये राहु आपके सपोर्ट में है, मतलब आप अगर जो काम करेंगे उसमें आपका बल बढ़ेगा, पर आत्मबल कमजोर है। राहु से चंद्रमा अभी केंद्र में गोचर कर रहे हैं सिंह राशि के लिए। ये तो हालांकि बदल जाते हैं तुरंत, तो ये बात तो सही है, लेकिन एक बात है कि अगर राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये एक अच्छी बात है। कैसे? तो अगर गौर करें तो शुक्र की स्थिति, शुक्र जो है वो मित्र की राशि में नहीं है, लेकिन मित्रवत हो रहे हैं तात्कालिक मित्रता में, क्योंकि शुक्र जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति गुरु भी जन्म कुंडली में शनि के साथ जो स्वग्रही होकर के शनि बैठे हैं, तो सिंह राशि के लिए शुक्र की स्थिति भी खराब नहीं है। ऐसी स्थिति में ये आपको पद के लिए कल्पना करने वाला बना सकता है। आप स्वप्न देख सकते हैं और निस्संदेह उस स्वप्न को पूरा भी होते देखा जाएगा। ऐसा हो सकता है कि कई बार प्रतियोगिता ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो और बहुत ज्यादा हो, पर निस्संदेह शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली के लिए खराब नहीं है। एक बात और कहूंगा, यहां पे अगर हम गुरु और शनि की बात करते हैं तो ये आपको आलस्य दे सकते हैं। मतलब ये जो दोनों ग्रह हैं वो हो सकता है कि आपको प्रतियोगिताओं में बल ना दे, आपको आलसी बना दे, रात तक जागने वाला बना दे, सुबह देर तक सोने वाला बना दे। लेकिन इतनी बात पक्की है कि शनि की स्थिति जो है वो जन्म कुंडली में गुरु की राशि पे पड़ रही है, और गुरु जो है वो अपनी राशि से बैठ करके दशम स्थान को देख रहे हैं, वृषभ राशि को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि निस्संदेह गुरु और शुक्र का संबंध कहीं ना कहीं बन रहा है, क्योंकि शुक्र जो है वो अभी वर्तमान में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु की दृष्टि शुक्र की राशि पे जा रही है। गौर करिए, गुरु की दृष्टि शुक्र की राशि पे, और ये शुक्र जो सिंह राशि वालों के लिए गौर करिए तो केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में बैठे हैं। इस वजह से भी सिंह राशि वालों के लिए एक अच्छा वक्त निकल रहा है, पर ये आपको आलस्य न बनाने दे, इसका आपको जिम्मा उठाना होगा, क्योंकि शनि कई बार व्यक्ति को प्रतियोगिता करवाते हैं। हो सकता है कि ऐसे लोग जो तीसरी बार परीक्षा दे रहे हों, हो सकता है ऐसे लोग जो दूसरी से तीसरी से चौथी बार परीक्षा दे रहे हों, उसके लिए ये एक सफलतम या सफलता प्राप्त करने का अचूक मौका हो सकता है। आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसमें हो सकता है कि पहली बार में जो लोग बैठ रहे हो परीक्षा में उसको सफलता न मिले, पर हो सकता है कि तीसरी बार में या दूसरी बार में या चौथी बार में जो लोग बैठ रहे हो उसके लिए ये शनि और गुरु अनुकूल बन रहे हैं। तात्पर्य समझ में आ रही होगी मैं क्या बोल रहा हूं। हो सकता है आपने परीक्षाएं पहले भी दी हो पर असफल हुए हो, लेकिन इस बार जो अगर परीक्षाएं दे रहे हैं आप और अगर हो रही हैं चीजें तो आपके अनुकूल हैं, इसका आपको लाभ मिल सकता है। ये आपके ग्रह की स्थिति है। मतलब टोटली अगर मैं कहूं तो करना क्या है, सिर्फ आपको अपने किसी मंदिर का दर्शन कर लेना चाहिए, गणेश जी के मंत्रों का जप कर लेना चाहिए। इससे एक्सप्लेनेशन की पावर बढ़ेगी, याददाश्त क्षमता बढ़ जाएगी। गणेश जी के मंत्रों के जप करने से कंसंट्रेशन भंग नहीं होता है और व्यक्ति नियमित हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में सिंह राशि है, राशि के अधिपति चूंकि सूर्य जो है वो अभी नीच राशि में 17 नवंबर तक रहेंगे, ऐसी स्थिति में अपने आत्मबल पे आपको काम करने की आवश्यकता है, सूर्य को मनाने की आवश्यकता है। अगर हो सके तो रविवार के दिन घी का दीपक जला करके सूर्य को दिखा देने से भी सूर्य को बड़ी प्रसन्नता मिल जाती है। सूर्य को खुश करना है तो 3 चीजें कर लीजिए। पहला, पीले पुष्प की माला
दूसरा रविवार को घी का दीपक और तीसरा रक्त चंदन की माला। इससे वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और रविवार को तो कभी भी भूल के भी देर तक नहीं सोना चाहिए, इससे आपको हो सकता है नुकसान। ये आपकी कुंडली गोचर की थी, ये किसी भी जातक की हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में फाइनली बता दूं, लग्न के अधिपति लग्न में बैठे हो, द्वितीय के अधिपति द्वितीय में या उच्च का कोई ग्रह बैठा हो, तीसरे भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा हो जहां उसकी खुद की राशि बन रही हो, शुभ ग्रह थोड़े कमजोर हो जाते हैं। चौथे भाव में अगर चौथे भाव का अधिपति बैठा हो या कोई उच्च का ग्रह बैठा हो, या चौथे भाव में अगर छठे भाव के अधिपति बैठे हो तो नौकरी का योग प्रबल हो जाएगा। पंचम भाव में अगर कोई मित्र की राशि में ग्रह बैठा हो या कोई उच्च का ग्रह बैठा हो तो ये बात अच्छी होगी। छठे भाव में कोई पापक ग्रह बैठा हो, जैसे यहाँ पे पापक नहीं बैठे, इस वजह से प्रतियोगिता शामिल है। मैंने बात कही थी, प्रतियोगिता करनी पड़ सकती है नौकरी प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर यहाँ का अधिपति यहीं बैठा हो तो ये कुंडली को मजबूती दे दे। सप्तम में कोई शुभ ग्रह बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, बुध शुक्र गुरु चंद्रमा आदि ये ग्रह जो हैं अगर बैठ करके सप्तम भाव में लग्न को देखेंगे तो ये जातक के लिए अच्छा होगा। अष्टम भाव में अष्टम का अधिपति या कोई पापक ग्रह बैठे हों तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये जातक के पीसीएस सेवाओं के लिए उसमें सहयोगी सिद्ध हो सकता है। नवम भाव में अगर स्वग्रही, जैसे यहाँ शनि कुंभ राशि के निर्माता और वो वहीं बैठे हैं, तो ये एक अच्छी बात है, व्यक्ति को भाग्य का लाभ मिल जाएगा और व्यक्ति आसानी से पद पे और लंबे समय तक एक समुचित और बड़े ही श्रेष्ठ पद पे जाकर के अपने आप को सुशोभित कर लेता है। दसम स्थान के अधिपति अगर दशम स्थान में बैठे हों, जैसे कि यहाँ देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि बन रही है, अगर यहाँ वही राशि बनी और उसका अधिपति वहीं बैठा हो गुरु, और उस पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए या सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो निस्संदेह ये एक अच्छी बात होगी। एकादशवें के अधिपति अगर एकादशवें में बैठे हों या चतुर्थ भाव में आकर के बैठ रहे हो, जैसे कि यहाँ बन रहे हैं, तो निस्संदेह ये सरकारी सेवाओं में लाभ का संकेत है। व्यक्ति को अपने पराक्रम का पूरा बल लगाना चाहिए और उसमें सफलता का योग कई गुना बढ़ जाता है। मैंने जहां तक हो सका है आपको आपके लेवल पे आकर के समझाने का भरपूर और भरसक प्रयास किया है। एक बात और बताता हूं, जीवन में मेहनत ही सब कुछ नहीं होता है, मेहनत तो गधा भी करता है, पर वस्तुतः ये उसके भाग्य के ऊपर निर्भर करता है कि उसका मालिक उससे कितना मेहनत करवाता है। सोच के देखो, आपका जो मालिक है वो परमपिता परमेश्वर है। कई बार आपको वो बहुत कम मेहनत में ही अच्छे परिणाम दे देता है, कई बार आपसे जीवन भर मेहनत करवाता है पर उसका परिणाम नहीं मिलने देता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं कर्म करना है और कर्म पे ही भरोसा रखना है, तो निसंदेह उन्हें इस बात का भी भरोसा और भान होना चाहिए कि आपका अधिपति जो आपका रचयिता है वो आपके प्रति कितना रुष्ट है और आपके प्रति कितना प्रसन्न है। अगर वो खुश रहा, यानी कि आपने उसके मंत्र जपे हैं, उसके प्रति अपनी श्रद्धा जागृत करके रखी है, तो निसंदेह वो आपको कम मेहनत में ही कई बार परिणाम अच्छा दे देता है, जिसे ही भाग्य कहा जाता है, जिसे ही भाग्य कहा जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।